आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सूर्य समाचार के इस मेरे खास शो में आप सबका स्वागत है। आज इस शो में हमारे साथ हैं एक ऐसे नेता जिन्हें आप सभी जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं। एक तरफ इनका भोलापन और दूसरा इनकी बेबाकी के आप सभी लोग फैन हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता है ये नहीं कहूँगा मैं, अब ये भारत में भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आइए आपका तारुफ करवाते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव से। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। परिचय में मैं कहूं कि हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में आप चेयरमैन हैं पिछड़ा वर्ग के। तो अभी जो पूरा तालमेल चल रहा है ये कैसा है? इंडिया, हरियाणा, कांग्रेस, गुटबाजी, इन सभी विषयों पे बातचीत होगी। शुरुआत कहाँ से करें? नहीं, आपकी मर्जी है, जहाँ से आप जो प्रश्न पूछना चाहें। तो प्रश्न मेरा ये है कि आजकल कैप्टन अजय यादव हैं कहाँ पे? मेरा जो है शुरू से ही 89 में मैं पहली दफ़ा एमएलए बना जी। तब से मेरा एक ही स्टैंड रहा है कि मैंने कभी किसी गुटबाजी में मैं नहीं पड़ा। मैंने हमेशा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होते हैं, पहले जैसे सोनिया जी थी, उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का मौका मिला अभी, और राहुल जी से भी और खड़गे जी से, जो सेंट्रल जो हमारी जो लीडर्स हैं, जो उनकी पॉलिसी है वो मेरी पॉलिसी है। जिसको अध्यक्ष बनाते हैं उसको अध्यक्ष मानता हूँ। मेरे लिए कोई ग्रुपिज्म कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि मैं किसी की बैसाखी पे नहीं हूँ। जी, लेकिन कांग्रेस में तो कहते हैं ये रिवायत है कि आज की तारीख में कांग्रेस में रहना है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की जय कहना है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि जो सेंट्रल लीडर्स है उसमें प्रियंका गांधी भी सेंट्रल लीडर्स में आती है। जो पार्टी की लाइन है उसको लाइन को मैं उस लाइन पे चलता हूँ, वो जिसको अध्यक्ष बनाते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को 25 फरवरी 2022 को मेरी नेता भी हैं, मेरी मार्गदर्शक भी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया ओबीसी डिपार्टमेंट का जी। और मैंने मेरे ख्याल से सभी प्रदेशों पे, केवल असम और उड़ीसा 2 प्रदेशों में नहीं गया हूँ, और वेस्ट बंगाल में, बाकी सब जगह मैं होके आ गया हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी को हम जो देश के अंदर 52% है उसको पार्टी के साथ जोड़ें। जी, तो अभी बात शुरू इंडिया से करते हैं। जी। INDIA, जी, इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। जी। इस गठबंधन को लेकर जो कांग्रेस है उसकी क्या रणनीति है? देखिए, एक समय था जब कांग्रेस के विरुद्ध जो है बहुत सारे संगठन जो हैं वो एक मत होते थे। लेकिन पिछले करीबन 10 साल से जिस तरीके से मोदी जी ने और भाजपा ने जिस तरीके से जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके हमारी सरकार मध्य प्रदेश में गिराई, गोवा में गिराई, महाराष्ट्र में गिराई, तो जो जिस तरीके से करके, और जो तमाम जो राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, और वो नाकाम रहे राजस्थान में, उन्होंने अपनी सरकारें बना ली हैं। और क्योंकि विपक्ष जो है इस वक्त एक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी पहल जो है नीतीश कुमार जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने, और आपके चाहे आरजेडी के लालू यादव जी हों, डीएमके से स्टालिन हैं, और आपके तमाम जितने नेता हैं, उन लोगों ने ये विचार बनाया कि हमें एक रणनीति के तहत जो ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जो देश को धर्म और जाति के नाम से लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उसका मुकाबला करना है, तो हमें एक होके काम करना पड़ेगा। कैप्टन साहब, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक आपने कहा धर्म और दूसरा आपने कहा जाति। भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जो अब इंडिया है जिसमें आपका गठबंधन हुआ है,
आप लोग जाति की बात कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कभी भी, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष हमारी पार्टी है। इंडिया अलायंस में भी जितने भी जो हमारे साथ जो साझेदार हैं उनकी भी ये पॉलिसी है। जाति का मतलब ये ओबीसी के नाम पर मोदी जी ने जो है राजनीति कर रहे हैं। आप ये ना कहें कि वो केवल धर्म का इस्तेमाल, जाति का इस्तेमाल उन्होंने किया। उन्होंने ये जिस तरीके से उन्होंने प्रचार जब भी करते हैं, मैं तेली का बेटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं एक चाय वाला हूँ, तो जातिगत तो राजनीति कांग्रेस ने जो कास्ट सेंसस की बात करी है, कास्ट सेंसस कोई जाति की जनगणना की बात नहीं है। उसमें राजनीतिक, शैक्षणिक, आपके आर्थिक और सामाजिक, ये जितने भी जो आपकी डाटा है वो सरकार के पास नहीं है, क्योंकि उन 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद 241 में जनगणना हुई, उसका उजागर नहीं किया गया। 2011 में जातीय जनगणना हुई, उसको इस सरकार ने आज तक उसको उजागर नहीं किया। आपका उद्देश्य क्या है? ये जातिगत जनगणना से आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो हर जाति के अंदर जनसंख्या पता लगे, और जैसे ओबीसी के अंदर 253 जाति हैं, आपके जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके अंदर भी जातियां हैं। जो सबसे आखिरी लाइन पे जो बैठा हुआ है, जो सबसे गरीब है, जो वंचित है, जो बहुजन है, उनके लिए नई पॉलिसीज बनाए। तो उसका जो आधार है वो जाति का क्यों हो, वो आर्थिक क्यों ना हो? नहीं, गरीब क्या जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, चाहे वो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, या जो दूसरे लोग हैं, वो गरीब नहीं है? नहीं, मैं उसमें ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे ना। वो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी तो आप जो है, आप कैसे, आप जब तक जाति आपकी ईडब्ल्यूएस में कौन है? अपर कास्ट के लोग हैं। उसमें कोई ओबीसी के लोग थोड़ी ना आ सकते हैं। उसके अंदर भी जो है, जो सबसे गरीब आदमी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो आपका भूमिहार हो, चाहे आपका वो, जैसे जाट तो ज़्यादा जगह हमारे हरियाणा में तो वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो उसमें जो सबसे गरीब आदमी है, जब तक उसका पता नहीं लगेगा स्कॉलरशिप किसको मिलना चाहिए, तो वो वाली जो सारी चीज़ें जाति से पता चलेंगी, उसका और कोई पैमाना नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो जातिगत से तरीके से दी जाती है, तो उससे आर्थिक रूप से जो है, जो आरक्षण है वो जाति के हिसाब से दिया जाता है। इसलिए कास्ट सेंसस अभी कितना % आरक्षण है हमारे देश में कुल मिला के? कुल मिला के अब तो 60% से ऊपर हो गया। और कितना चाहिए? नहीं, हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जैसे 1931 के अंदर ओबीसी की जो जनसंख्या थी बिहार के अंदर, वो थी 52%। अब उन्होंने जनगणना करी तो आ गई 63%, जिसकी पहल जो है। तो जो हमें आरक्षण 27% दिया जा रहा है, वो हमें पूरा भी नहीं दिया जा रहा। जैसे झारखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर 27% आरक्षण के लिए बिल पास कर दिया, गवर्नर अपने पास लिए बैठा हुआ है। जो देश के अंदर 52% हैं, और अब हो सकता है कि 60% जिनकी आबादी हो कई प्रदेशों के अंदर, उनको उनका अधिकार ना मिले, और जो वंचित समाज से हों, जो गरीब समाज से हों। मैं कहता हूं कि अगर आप जाएं, बिहार में चले जाएं, उड़ीसा में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, जो वंचित समाज से, मैं ये नहीं कहता कि केवल एक जाति से, जो भी गरीब है, जातीय जनगणना एक चीज़ राहुल जी ने ठीक कहा है कि एक्सरे आपको दे देगा, एक पूरा डाटा दे देगा कि हाई कोर्ट क्या बोलता है। जैसे तो वो वाला जो पैमाना है वो आर्थिक क्यों ना हो? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। वो मतलब ऐसा क्यों हो कि जातिगत जनगणना से ही सामने हमारे यहाँ अगर आपको किसी गरीब को लाभ पहुंचाना है, तो गरीब कोई भी हो सकता है, हो सकता है आपके घर में वो माली का काम कर रहा हो, ड्राइवर का काम कर रहा हो, आपकी डोमेस्टिक हेल्प कर रहा हो, और वो हो ऊंची जाति का, तो उसको वो वाला लाभ उसको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा ना। ईडब्ल्यूएस में जो 10% है, देखो ऐसा था इंदिरा सानी केस में, उन्होंने ये फैसला दे दिया था कि 50% से आरक्षण नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल कर और 10% ईडब्ल्यूएस को कर दिया, तो 50% को क्रॉस कर गए। तो वो जो जजमेंट थी, इंदिरा सानी जो जजमेंट है, उससे हम आगे बढ़ गए हैं
50 से 60 पे आ गए हैं। जैसे आपके तमिलनाडु में 75% है, क्योंकि वहाँ आबादी जो है ओबीसी की 90% है। वीपी सिंह का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मैंने सुना है वीपी सिंह। कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। उससे उन्होंने जो पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब कौन सी पार्टी से ताल्लुक था? नहीं, वो कांग्रेस में थे। फिर हाँ, उसके बाद उन्होंने अपने अपने उसके बाद वो गठबंधन बन गया जो विपक्ष का था। और देश में आग लगाकर आरक्षण की वो प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, प्रधानमंत्री फिर उनको गिराया किसने? हाँ, किसने गिराया? भारतीय जनता पार्टी ने गिराया उसको, क्योंकि उन्होंने जो अधिकार था मंडल जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वो जो है जिस व्यक्ति ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1955 या 56 में शायद उनको शायद किया गया था ना, 1981 में जो है उनको नॉमिनेट किया। कोई मंडल की राजनीति करता है, कोई कमंडल की राजनीति करता है, और ये जो राजनीति है मुझे नहीं लगता कि किसी भी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की जाती है। ये जो राजनेता लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। नहीं, देखिए, ये तो कहने की बात है। एक देखो, अगर रिजर्वेशन अगर जातिगत है, अगर आर्थिक रूप से अगर आरक्षण दिया जाता है तो कास्ट सेंसस की जरूरत तब भी पड़ेगी अगर आप आर्थिक रूप से कर देते हैं। लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो इससे जातिगत से तौर पे होती है। अभी जैसे हरियाणा के अंदर आप ले लीजिए, हमें जो BCA है उसको 16% आरक्षण दिया जाता है और 11% दिया जाता है BCB को। लेकिन पंचायती राज में केवल 8% जो है आरक्षण दिया गया। क्या ये अन्याय नहीं है? क्रीमी लेयर जो है पूरे देश के अंदर 8 लाख है, हरियाणा में 6 लाख कर दिया। उसमें इनकम भी लगा दी, सैलरी भी लगा दी, और किसान की कृषि का मैं राजनीति पर, लेकिन आपको नहीं लगता? देखो, कृषि के नहीं, मैं पूरा कर दूं, हरियाणा के कृषि के आय जो डाल दी, पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं, आपने लॉ भी कर रखा है। लेकिन ये जो जाति की आग है, धर्म की आग है, आप हरियाणा को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को भी छोड़ दीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी लड़ाई पूरे विश्व में है। इजराइल की जो लड़ाई है, यहूदियों की लड़ाई, क्रिश्चियंस की लड़ाई, मुस्लिम की लड़ाई, फलाने की धमकाने की, इनसे फ़ायदा उठाने के लिए राजनीतिज्ञ ये गेम खेलते आ रहे हैं सदियों से। नहीं, जो आपसे बात रख रहा था कि 6 लाख के अंदर आपने एक लिमिट 6 लाख की कर दी। मतलब मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, कहेंगे वही जो आप कहना चाहते हैं। जो क्लास 4 का एम्प्लॉई है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? उसका भी दूंगा। हाँ। क्लास 4 का जो एम्प्लॉई है और क्लर्क है, उसके बेटे को भी आरक्षण नहीं मिल गया। पर आरक्षण खत्म ही कर दीजिए। अगर आपने आरक्षण देना ही नहीं है, आप 6 लाख पे ले आए, आप उसमें आप सैलरी पे लगा रहे हैं, तो और जो सीट बच जाती हैं उसमें जनरल लोगों को डाल दिया जाता है। तो ये संघ की सोच है, उन लोगों की सोच है। आपने कहा कि पूरे देश के अंदर जो है जात पात की बात चल रही है, और आपने इजराइल और जो है पैलेस्टाइन की भी बात भी करी जब हमास ने। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि पैलेस्टाइन जो है वो अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है, और हमास ने जिस तरीके से उन पर अटैक किया और जिस तरीके से आज इजराइल कर रहा है, दोनों ही जो है पक्ष जो है किसी न किसी तरीके से गलत है। तो उसका आप कभी समर्थन करते हैं, कभी विरोध करते हैं? कभी जवाहरलाल नेहरू फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं, फिर जब वाजपेयी साहब आते हैं तो उसको बैलेंस कर देते हैं। अभी भी ऐसे बयानात आते हैं, कभी इधर कभी उधर। मसला क्या है? नहीं, ऐसा देखो, ऐसा है कि कभी भी हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि इजराइल जो है उसका जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है, हमने कभी ये नहीं कहा इजराइल का कोई स्टेट है। लेकिन जो पैलेस्टाइन है उनको भी एक सर्वाइवल के लिए उनको भी एक स्थान चाहिए। वो अपने स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोनों की अपनी अपने मजबूरियां हैं। चलिए, अब आते हैं हम हिंदुस्तान की राजनीति पे, उसके बाद हरियाणा चलेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में अब 2 धड़े बड़े तौर पर बनते नजर आ रहे हैं। एक धड़ा है आप लोगों का, जिसे नाम दिया गया इंडिया का। दूसरा धड़ा है एनडीए का, जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में है। तो ये जो इंडिया
में बड़े बड़े नेता जुड़े हैं। कांग्रेस के उसमें राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, आपके अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, आपके समधी लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं। एक दूसरे को देखने से भी इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ पर जब मंच पे फ़ोटो होती है तो हाथों में हाथ डाल के खड़े होते हैं। आपको लगता है कि जिस विचारधारा पर ये लोग चलते आए हैं सभी के सभी, एक आदमी पर सहमति बना लेंगे? नहीं, सहमति तो बनेगी। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाई है और मकसद एक ही है कि हम लोगों ने जो इस सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो जिस तरीके से आज धर्म के नाम के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उज्जैन के अंदर इन्होंने एक मंदिर बनाया और वो मंदिर 2 दिन में गिर गया, जो यानी कि मंदिर के नाम पर भी जो है जो भ्रष्टाचार करते हों। और देखिए, मकसद हमारा ये नहीं है कि भाई, मकसद हमारा ये है कि ये जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और जिस तरीके से ये निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे तक का निजीकरण कर दिया, रेलवे स्टेशन तक का निजीकरण कर दिया, एयरपोर्ट वगैरह बंदरगाह तक तो बात ठीक थी, लेकिन आप बहल है। ठीक क्यों थी वो? उसमें सुविधाएं अच्छी ज़्यादा मिलती हैं। तो फिर रेलवे पे भी ये वाली नहीं, सुविधाएं मिले तो फिर उसमें बुरा क्या रेलवे है? एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो उसके अंदर बंदरगाह और जो एयरपोर्ट हैं ये प्राइवेट है? वहाँ पर तो आदमी वो जाएगा जिसके पास जेब में पैसे होंगे, लेकिन रेलवे में वो जाता है जिसके पास अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो इतना महंगा हो जाएगा। तो रेलवे का कहाँ हुआ प्राइवेटाइजेशन अभी? नहीं, अगर रेलवे स्टेशन इन्होंने रेलवे स्टेशन दे दिए। रेलवे स्टेशन आपके जो आस पड़ोस में रहते हैं, आप तो मतलब बहुत पुराने नेता हैं, लाल बहादुर शास्त्री के समय से आपका परिवार राजनीति में है। कौन खड़े हुए थे उस वक्त आपके परिवार से? मेरे पिता राव अभय सिंह जी खड़े हुए थे और उनके मुकाबले में राव वीरेंद्र सिंह खड़े हुए थे। हाँ, उनको हराया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने हराया था 1952। तो आप तो उस वक्त जो आपका इलाका है, रेवाड़ी का, नारनौल का, कितने लोग ऐसे थे जो हवाई जहाज की यात्रा करते नहीं थे, उसके बारे में सोचते भी थे कि हम हवाई जहाज में जाएं? नहीं, उस वक्त तो आपको मालूम ही है कि ये बहुत लिमिटेड ये था, एयरपोर्ट्स बहुत लिमिटेड थे और ज़्यादातर लोग मेरे फादर चुनाव लड़े माहौल में, तो जीप होती थी उनके पास एक, और तो उस वक्त तो ये कोई आपकी गाड़ियाँ एक एम्बेसडर ना। आज की तारीख में अगर कैप्टन अजय यादव अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ओबीसी की मीटिंग लेने के लिए चेन्नई जाते हैं, तो क्या जो उनका पीए है या जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है वो ट्रेन से जाएगा या प्लेन से जाएगा? नहीं, बताइए। मैं तो अपना सिक्योरिटी गार्ड साथ लेके जाता ही नहीं हूँ। हाँ। मैं प्लेन से जाता हूँ और मेरा सिक्योरिटी गार्ड अगर मैं नज़दीक कहीं जाता हूँ मैं तो वो बाय रेल आ जाता है। मतलब यहाँ से चेन्नई तक वो 3 दिन पहले? नहीं, रेल उतनी दूर लेके नहीं आता मैं। अच्छा, जैसे अगर ले जाना पड़े, जैसे लखनऊ अगर ले जाना पड़े तो अभी हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं ना? नहीं, मैं वो आएगा बाय ट्रेन और मैं जाऊँगा बाय प्लेन। वो मुझे एक दिन पहले। आपके आसपास का जो इलाका है जहाँ से आप चुनाव में खड़े होते हैं, वहाँ के लोगों ने अब कुछ % लोगों ने हवाई यात्रा कर ली? हाँ, बढ़ रही है लोगों की जो संख्या, लेकिन वो भी सीमित है ना। हर कोई तो नहीं बैठ सकता ना प्लेन के अंदर। गुरुग्राम में रहते हैं आप? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहीं पर है। आजकल जब आप वहाँ पे जाते हैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी हालत देखने को मिलती है? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है ना। कैसे मिलती है? फ़र्क पड़ा, लेकिन क्या सुविधाएं इतनी अच्छी जो जितनी होनी चाहिए उतनी आप बैठने की जगह नहीं मिलती है। अभी चल रहा है काम। मतलब लोग ज़्यादा जाने लग गए ना? ज़्यादा जाने लग गए तो मतलब पेइंग कैपेसिटी जो है वो शायद इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन किराया कम हुआ है पहले की तुलना में। वैसे मैं कह रहा हूँ किराया ज़्यादा ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आखिरकार जो ये कुछ एक दिन में तो हुआ नहीं है। 70 सालों में जो भी कुछ हुआ है, सुई से लग जहाँ तक वो कांग्रेस की देन है। अच्छा, 70 सालों में जो आपकी सरकार है वो तकरीबन कितने साल रही? कम से कम 55 साल तो हमारी सरकार रही होगी। ठीक है, तो 15 साल इनको दे दिए हमने। हाँ। जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे। 9 साल इनको हो गए, 5 साल उनको के बीच में मुरारी देसाई भी रहे थे। तो हमारा 50 लगा लीजिए। 50 साल सिंह भी आया 50। तो जो 50 साल में रेल बजट जब पेश किया गया, सिर्फ एक बार को छोड़ दें, उस वक्त आपके आदरणीय समधी लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो सिर्फ एक बजट ऐसा था
रेलवे का, जिसमें रेलवे ने फायदा दिखाया, और कोई बजट ऐसा आपके नज़रों में आया हो? नहीं, वो जो यूपी की सरकार थी, जब तक लालू प्रसाद जी जब तक उसके रेलवे मिनिस्टर रहे, मैंने कहा ना, हमेशा वो तो मान उसके लिया। बाद भी जो रेलवे मंत्री बने, रामविलास पासवान बने, तब भी प्रॉफिट में था। हाँ, ममता जी जब आई, जब उन्होंने जो है किराया नहीं बढ़ाया, किराया उन्होंने जो है ये कहा, उन्होंने अपने मंत्री तक को हटा दिया, जो उनका मंत्री था, कि भाई आप देखिए कि थोड़ा बहुत किराया तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही आप ना बढ़ाएं। आप क्लास 3 का जो क्लास 2 और 1 है, 2 का मत बढ़ाओ, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। वो उसके लिए भी तैयार नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से घाटा शुरू हो गया। अभी प्राइवेटाइजेशन करने से सरकार का काम क्या है? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं देगा सरकार, सड़कें जो हैं आजकल टोल लगा दी हैं। अगर चंडीगढ़ आप जाएं, यहाँ से चंडीगढ़ जाएं, तो 700 रुपये तो आप टोल का आपको भरना पहले पड़ जब जाता आप गुरुग्राम से चंडीगढ़ जाते थे, कितने घंटे लगते थे? है। घंटे की बात नहीं है, मैं कह रहा कितने हूँ लगते थे वैसे? पहले लगते थे करीबन 6 घंटे, अब लगते हैं 4 घंटे। तो 2 घंटे कम हो गए। लेकिन आप देखिए ना कि उसको, जो गरीब आदमी है, जो जिसके पास एक ऑप्शन जो- है सर उसमें जो भी। मिडिल क्लास है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको ऑप्शन है, वो बिना टोल वाले क्रॉस रोड करना ही से भी जा पड़ेगा, सकते हैं। टोल क्रॉस करना ही पड़ेगा। ऐसे रास्ते हैं आसपास वैसे, सिवाय जैसे आप मैप में भी लगाएंगे नेशनल हाईवे के। तो उसमें लिखा होता है कि टोल वाले रास्ते से जाना, बिना टोल वाले से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चंडीगढ़ जाओगे आपको टोल क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो आप घूम के जाएंगे, आप फिर तो वो वही 2 घंटे में एडजस्ट हो जाएगा फिर ना? 2 घंटे में एडजस्ट होगा, फिर 8 घंटे में पहुंचेगा। अच्छा, और देखिए आप कि इन्होंने नेशनल मतलब हाईवे अगर आपकी सरकार आ गई इस बार इंडिया वालों की, तो आप टोल फ्री करवा देंगे? नहीं, वो टोल को कम करेंगे। हाँ, जो रेट जो इतना बढ़ा रखा है, केवल पूंजीपतियों को ये सारा दे रखा है। देखिए, नेशनल हाईवे तो बहुत बढ़िया बना दिए, NH 11 बहुत बना दिया। और अभी ये आपके गुरुग्राम से जो जाता है रास्ता NH 48 जयपुर मुंबई के लिए, क्या नंबर मुझे नहीं पता नंबर, उसका। वो NH 11 है, और एक बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे है। हाँ, बॉम्बे एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है। लेकिन आप देखिए, जहाज के रनवे वैसे नहीं है जैसे वो हाईवे बना है। NH 48 का क्या हाल है, जो यहाँ से जयपुर जाता है, आपको, मेरे को रेवाड़ी जाने में 4 घंटे लग जाते हैं कई बार, इतना जाम है। तो गडकरी दूसरा जी ने बनाया है ना उसके लिए? नहीं बनाया, अभी बनाया कहाँ है? अच्छा, अगर गडकरी जी इसी रोड को ही, हाँ, इसको चौड़ा करके और इसी को इम्प्रूव कर देते, बॉटलनेक्स आज तक खत्म नहीं किए, सेफ्टी प्रिकॉशन कहीं है ही नहीं। पर वो आबादी इतनी बस गई ना, कितनों के घर उजाड़ चुके। नेशनल हाईवे हाँ। पे कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन लेने का काम नहीं कर। अंडरपास सबसे कम बना रखे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोगों को क्या करते हैं बेचारे, क्या करते हैं, इनको जो अपने गांव, जितने भी गांव हैं, सब जगह अंडरपास तो होने चाहिए ना, ताकि अब आदमी जो है क्रॉस कर जाए। हमारी जो महिलाएं हैं, उन जिनके खेत इधर इस साइड में होते हैं, आधे खेत इस साइड बढ़ जाते हैं, वो बेचारी जो है रोड क्रॉस करते करते उनकी डेथ होती है, मौत हो रही है। और उसके जो लिए अब सर्विस लाइन्स बनाई जा रही है ना। सर्विस लेन तो है, लेकिन अगर उसने उस साइड जाना है तो उसके लिए अंडरपास नहीं है। और दूसरी बात क्या है, जो हमारे गांव की रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, उनकी हालत देखिए आप, कितनी बुरी हालत है, टूटी पड़ी हैं, खड्डे के अंदर जो है सड़कें। हरियाणा में आप, चाहे आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, चाहे आप किसी प्रदेश में चले जाएं, लिंक रोड्स का इतना बुरा हाल है। कोई यहाँ तो, क्योंकि यू आर पेइंग थ्रू योर नोज, इसलिए ये सड़कें आपको अच्छी नजर आती हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएं तो लिंक रोड्स का तो बुरा हाल है। अपनी आर्थिक स्थिति क्या है देश की आजकल? देश की, मैं तो हरियाणा की आपको मैं बता सकता हूँ आर्थिक स्थिति हरियाणा हमारी। की बता दीजिए। जब मैं वित्त मंत्री था, जब 70,000 करोड़ का कर्जा था, अब 4 लाख से ऊपर का करोड़ का कर्जा हो गया, 4 लाख करोड़ ऊपर कर्जा हो गया। कैसे हो गया ये इतना? ये तो यही बताएंगे ना। मेडिकल कॉलेज इन्होंने एक बनाया ना, एक इन्होंने गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल तोड़ दिया, उसको नया नहीं बनाया। वहाँ का बस स्टैंड जो है वो गिरने को हो रहा है। वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में ही नहीं है? कहाँ यूनिवर्सिटी? अच्छा, एक कॉलेज की बिल्डिंग में चला रहे थे, और जहाँ अभी चल रहा है वहाँ केवल 2 बिल्डिंग है, वहाँ कैंपस ही नहीं है, और पार्किंग के लिए बच्चे बाहर खड़े होते हैं। इस बार आप जो और मेट्रो जो हमने बनाई थी, मेट्रो
उसका एक खंभा भी आगे तक नहीं बढ़ाया इन्होंने। रैपिड ट्रांसपोर्ट था जो जाना था आपका अलवर तक, उसको स्क्रैप कर दिया। इस बार अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जी। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव ताल ठोकेंगे, अपना दावा पेश करेंगे। देखिए ऐसा है, क्योंकि मेरे को राष्ट्रीय चेयरमैन बना रखा है, मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरे को एक बार जो बड़ी पंचायत है, 6 दफ़ा मैं रह लिया असेंबली में, मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका मिले बड़ी पंचायत में जाने का। अगर मेरे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर CEC के अंदर मुझे क्लियर करते हैं तो उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मुझे कहेंगे तो मैं जो लास्ट टाइम लड़ा था मैं, लेकिन पुलवामा अटैक के नाम के ऊपर पिछली बार बालाकोट में अटैक कर दिया, जिसका आप जानते हैं सतपाल मलिक जी ने पोल खोल दी। हेलीकॉप्टर मांगा था, हेलीकॉप्टर दिया नहीं, और हालत क्या हुए कि उनको बेचारों को, जब भी कोई कॉन्वॉय जाती है रोड क्लियरेंस करते हैं जी, नाकाबंदी करते हैं, कोई नहीं किया आज तक। की अमित शाह जी और मोदी जी ने ये नहीं बताया कि 300 किलो RDX कहाँ से आया, कैसे आया, और उनके ऊपर बालाकोट पे अटैक करके और राजनीति करके 2019 का चुनाव जीत गए। लेकिन वो जो सतपाल मलिक जी ये अब दावा कर रहे हैं या मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, वही गवर्नर थे उस वक्त श्री जम्मू कश्मीर के, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था। उन्होंने कहा तो कि मैं वो उसके बाद तो वो सुख सुविधाएं अपनाते रहे। अब पता नहीं क्या बात होगी, अब आके वो शायद सक्रिय राजनीति में आना चाहते नहीं, हैं। उन्होंने ये आजकल कहा, भाषण भी काफी देते चलो हैं। एक बात मान ली मैंने, वहाँ सब सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन एयर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं प्रदान किया? और कभी भी मैं आर्मी में रहा हूँ। हेलीकॉप्टर में से क्या तात्पर्य है आपका? अब आपके आर्मी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिसमें काफ़ी लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और एरोप्लेन भी होते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट करके आप उतर सकते हैं। एरोप्लेन। अच्छा, मेरा ये मानना है कि मैं आर्मी में रहा हूँ, जब तक रोड क्लियरेंस नहीं हो जाती है, जब तक नाकाबंदी नहीं होती, कभी कॉन्वॉय नहीं चलती, और कभी भी इतनी लंबी कॉन्वॉय नहीं चलती है। तो ये जो मामला है, ये कहते हैं कि भाई साहब ये उसके नाम पर राजनीति करके 2019 का चुनाव जीत के 2014 में 15 लाख 2 करोड़ रोजगार। ये नहीं कि आप भी बनाओ ना, कोई ऐसी स्क्रिप्ट बनाओ, 2024 का आ रहा है। जितनी ये झूठ बोल, आप क्यों नहीं बनाते? देखिए ऐसा, जितनी झूठ ये बोलते हैं उतनी झूठ हम नहीं बोलते ना। तो हम जो कहते हैं, सतपाल मलिक जी जो हैं, सतपाल मलिक जी पे आपको यकीन करने का मन करता है? क्योंकि उस वक्त वो वहाँ के गवर्नर थे, उस वक्त चाहते तो वो इस्तीफ़ा फेंक के मारते, कहते ये इस्तीफ़ा लो क्योंकि मैंने एरोप्लेन की मांग की थी, आपने नहीं दिया, मुझे चुप रहने के लिए कहा। अब जब वो गवर्नर नहीं है, अब वो ये वाली बातें कह रहे हैं, तो उन पे यकीन कोई कैसे कर ले? नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया कि वो जो 42 जवान थे उनकी मौत कैसे हुई, किन सर्कमस्टांसेस में हुई, और वो 300 किलो RDX उस रोड पे क्यों आया, क्यों नहीं उनको एरियल सुविधा दी, क्यों इतनी लंबी कॉन्वॉय गई, क्यों रोड क्लियरेंस नहीं हुआ? नाकाबंदी अगर होती तो 300 किलो RDX तो नहीं आता ना। आप लोगों पे आरोप लगते रहते हैं, आप देश के विरोध में सवाल करते हैं, सेना पे भरोसा नहीं करते, अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसमें उल जलूल सवालात पूछते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो इन्होंने जो बालाकोट में की थी वो तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए की थी ना, कि ये दिखाएं। अगर किसी ने यही जो आरोप है, अगर मोदी की जगह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी पे लगाई जाए। इंदिरा गांधी जी ने का मुकाबला, उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, उन्होंने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 2 टुकड़े कर दिए थे। उसका फायदा मिला उनको राजनीतिक? नहीं, आप देखिए ना, उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाया था। इन लोगों ने क्या किया? आप हमास घर में घुस के जाके मार रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ हमास घर के घुस के कहाँ मारा है? पाकिस्तान एक आतंकवादी, कितने आतंकवादी मारे? अभी जो इजराइल जो है क्या कर रहा है? उनके किस तरीके से हमास के लोगों ने उन पर अटैक किया? क्या घुस के अगर कोई मार रहा है तो इजराइल मार रहा है। हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो झूला झूल सकते हैं चीन के साथ। 15 किलोमीटर जो है हमारी सरहद के अंदर आ गए हैं, और जो है हमारी जो लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश है, उसको अपने नक्शे पर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते उनके खिलाफ, और कभी चीन का नाम नहीं लेते, हमेशा
पाकिस्तान से क्या मुकाबला है मतलब हमारा? 50 साल आपने माना कि आप सत्ता में रहे, तो 50 साल तक जो कुछ कार्यक्रम चला हिंदुस्तान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब सब ठीक ठाक था? नहीं, हमने तो कभी भी, हमारे टाइम में चीन 1962 के अंदर जरूर हुआ था, लेकिन उस वक्त हमारे जवान जो हैं उनके पास जूते नहीं थे, उनके क्यों पास नहीं थे जूते? उस टाइम की बात कभी भी इस तरह की, क्योंकि चीन ने धोखे से किया काम ना। तो धोखा ही देता है, दुश्मन तो धोखे से ही वार नहीं, करता है। लेकिन उस टाइम 1947 में आजाद हो गए थे ना हम, 1962 में हुआ। नहीं, तो 1947 से लेकर 1962 तक जो सरकार अपने सैनिकों के लिए जूते नहीं खरीद पाई, उसे आज मोदी की सरकार पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? नहीं, मेरी बात सुनिए। जब नेहरू जी ने कभी भी वहाँ पर जो है ट्रीटी हुई थी बकायदा इनकी ताशकंद में, अपने इन्होंने की, अपना शास्त्री जी ने करी, और लाहौर तक हमारी सेना पहुंची 65 के अंदर। वो तो और आपको 65 में कारगिल याद है आपको? कारगिल में क्या हुआ? कारगिल में ये हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, हाँ, तब एक बस चलाई गई थी, हाँ, है ना, जो चलती थी लाहौर से और दिल्ली तक आती थी, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो तो चढ़ गया ऊपर और कारगिल का हमला कर दिया, भगाया ना उनको। वाजपेयी जी ने क्या काम किया था? हमारे कितने सैनिक मरे, आप उनकी सीमा में नहीं जाएंगे, आप सामने से अटैक करेंगे। मैं तो, कौन जीता युद्ध? जीते तो हमारे जवान, लेकिन किसके बल पे जीते? अपने जवानों को हम बल पे जीते तभी ना। आप कहते हैं कि घर में घुस के मार दो। नहीं, तब घुस के मारना चाहिए था ना। कांग्रेस की सरकार में कितने बार घर में घुस घुस के मारा? क्यों? हमने बांग्लादेश को हमने लिबरेट किया, और 1965 में लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी शास्त्री जी के टाइम में। और 62 में देखिए, वो दो हिंदी चीनी भाई भाई के नाम से नारा लगाते थे। वो खुद यहाँ पर आए, उनके जो राष्ट्रपति थे या प्राइम मिनिस्टर थे, बाकायदा इस प्रकार की कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीन हम पर अटैक करेगा। सबसे बड़ा ये मुद्दा बना ना कि हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगवाने वाले सरकार पर देखो ये कर दिया। वो बोलते थे, हाँ, चीन वाले बोलते थे हिंदू चीनी भाई भाई। हाँ, और हमने नहीं कहा, ये नारा हमारा नहीं था, हाँ, ये चीन के लोगों का नारा था। और क्योंकि सुर तो मिलाते ही थे, दलाई लामा जी हमारे सुर तो मिलाते थे। मेरी बात सुनिए, जो अगर आप धोखा दे के आप करें काम, आज 62 के बाद 65 में धोखा जो शब्द है, ये किसी पॉलिटिशियंस के मुंह से मतलब शोभा देता है? मतलब हमारी इंटेलिजेंस 62 में हम हारे। हमारी एजेंसीज किस लिए होती है? 62 में हमारे लोगों ने शहादत देके लद्दाख को बचाया। 114 आदमी शहीद हुए थे रजांगला की चोटी के ऊपर, 13 कमाऊ रेजिमेंट के, उन्होंने लद्दाख को बचाया। ये नहीं कि हमारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। यहाँ सरेंडर कर रहे हैं। आपने 15 आपके समय में अगर युद्ध में कोई सैनिक मारे जाते हैं तो वो शहीद होते हैं, और अगर वाजपेयी के समय नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शहीद नहीं है, शहीद हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके चीन के साथ जो है, वो हमारी सीमा में आके घुस गए, ये मना कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जो पहली पोजीशन पे वहाँ जाओ। सत्य क्यों नहीं बताते लोग आके कि 15 किलोमीटर अंदर आके घुस गए चीन में, चीन के सैनिक आके घुस गए हैं, आके बैठ गए हैं, हमारी सीमा के अंदर आके बैठ गए हैं, और हमारे जो जवानों ने तो लड़े उनके साथ। अच्छा, मेरे को एक अंदर की खबर तो बताओ, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जी। इंडिया का जो गठबंधन होगा, तो क्या खबर चल रही है? प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी के खिलाफ चेहरा किसको उतारेंगे? देखिए जी, वो तो चुनाव के बाद ही फैसला होगा। चुनाव से पहले फैसला कैसे हो सकता है? चुनाव से पहले क्या ब्लाइंड खेलेंगे आप? नहीं, पहले तो सीट एडजस्टमेंट होंगी। सीट एडजस्टमेंट से अब हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस की अगर हम बात करें तो, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे इस वाली सरकार को, तो जाहिर है कि उम्मीदें हैं कि कांग्रेस शायद सत्ता में आ जाए, और हर एक पार्टी को उम्मीद करनी चाहिए। इनेलो वाले भी कर रहे हैं, जेजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं हमें हरा ही कोई नहीं सकता। तो वहाँ पे जो इंडिया का गठबंधन है, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें इनेलो भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभय चौटाला का बयान आया था, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं हमें तो ना इनेलो की जरूरत है ना आम आदमी की जरूरत है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे पंजाब है, वहाँ गठबंधन नहीं चाहते हमारे लोग। हरियाणा में गठबंधन नहीं चाहते हैं, यूपी में गठबंधन हो सकता है, बिहार में गठबंधन हमारा है, डीएमके में, तमिलनाडु में हमारा गठबंधन है,
केरला में हमारा सीपीएम से नहीं हो रहा, लेकिन बंगाल में हमारा मतलब उनके साथ- जहाँ पे आप कमज़ोर हैं वहाँ पे आप गठबंधन में चले जाएंगे, और जहाँ पे मजबूत हैं वहाँ पे जगह नहीं देंगे किसी नहीं, आप मुझे बताइए को। कि गठबंधन तो फिर होगा तो एक फॉर्मूला पे होगा ना। गठबंधन हम तब करें जब उनकी हैसियत हो। तो हम मतलब वही घुमा के बात यही होगी ना कि आपसे हम जहाँ पे आप कमज़ोर हैं वहाँ पे आप कहेंगे जी हाँ जी गठबंधन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं, दिल्ली के हमारे नेता भी मना कर रहे हैं कि वहाँ नहीं करनी, लेकिन वो तो अगर हाईकमांड कहेगी तो डिपेंड, जहाँ पर हमारी पार्टी को ज़रूरत है तो हमारी जो सेंट्रल लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कहाँ हमने करना है, कहाँ नहीं करना। यहाँ भी अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि आपने एक या दो सीट, कलकत्ता में आप जो ममता बनर्जी हैं उनको भला बुरा कहते हैं पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे कहते हैं कि हम गठबंधन करेंगे। फैसला तो हाईकमांड करेगी ना। तो हाईकमांड की बात कर रहा हूँ मैं, और आप नहीं हाँ, करेंगे, मैं तो आपसे समाचार दे रहा हूँ। हरियाणा में जब चौटाला देवीलाल जी की जयंती बनी, क्या हमारे प्रेसिडेंट गए थे वहाँ? जहाँ न्योता तो दिया था, न्योता दिया होगा, लेकिन हम समझते नहीं है कि इनेलो जो है इतनी बड़ी फोर्स है जिसके साथ हम अपना गठबंधन करें। ना आपके साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं। अगर इनेलो की भी ऐसी सीटें आ गई जैसे अभी जेजेपी की आई थी, फिर वो तो एक बात तो मैं आपको हाँ बताओ। मैं दावे से एक बात नहीं दावा सभी करते हैं, मैं तो एक आपको परिकल्पना पे आधारित हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ। हरियाणा में अगर मान लीजिए कि हरियाणा में जिस तरीके के रिजल्ट्स 2019 में आए थे वैसे रिजल्ट आ जाते हैं, बीजेपी के पैमाने पर कांग्रेस और इनेलो जो है वो जेजेपी के बराबर, तो फिर आप गठबंधन नहीं करेंगे? 2019 में हमारी सीट जो है मीडिया दिखा रहा था 4 से 7। मीडिया को छोड़ो, हमारी 31 सीट आई थी, 31 सीट आई थी। आज के दिन आज चुनाव तो आपकी ज्यादा भी जाती, लेकिन आपकी जो पार्टी के नेता है ना, आपकी जो पार्टी के नेता है ना बड़े बड़े, आप कहोगे तो नाम लूंगा मैं, ठीक है, उनके अपने अपने अलग ही गठबंधन बने हुए हैं। आपके हरियाणा में गठबंधन चल रहा है SRK, शैलजा, S से, R से कौन, रणदीप सुरजेवाला, K से कौन, किरण चौधरी, एक SRK गठबंधन है, एक हुड्डा का गुट है, कैप्टन अजय यादव का मुझे पता नहीं अभी किस तरफ है। इस तरीके से तो चुनाव लड़ते हैं आप। ऐसा मैं आपको एक दावे से बात कह सकता हूँ, मेरिट पे अगर टिकट मिली हरियाणा में तो हम 60 से ऊपर सीट लेंगे। मैंने 2005 के अंदर मैं CLP लीडर था भजन। मेरिट क्या होती है? मेरिट क्या होती है राजनीति में? अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बताओ तो उसको उसी का बता रहा हूँ। मेरिट ये होती है, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये होती है कि अपने चाहने वालों को टिकट मिल जाए। मैं आपको यही बता रहा हूँ। 2005 में मैं CLP लीडर था, भजन लाल PCC प्रेसिडेंट थे, हमारी 67 सीट आई, क्योंकि मैंने हुड्डा साहब के आदमी को भी टिकट नहीं कटने दी, और जो भजनलाल जी के अच्छे आदमी उनको टिकट मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होकर हमने अपोज नहीं किया। जहाँ पर भजनलाल जी के आपको मैं कितने एग्जाम्पल, जय सिंह राणा थे, धर्मवीर गाबा थे, आपके फूलचंद मौलाना थे, धर्मपाल मलिक थे, हमने अपोज नहीं किया, मैंने अपोज नहीं किया उनको। आपका तो मुझे पता है, आप तो उस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, ठीक है, और जो 3 नाम वहाँ पे रखे गए थे मुख्यमंत्री के पद पे, वो तो 2009 की बात, 2009 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे तब नाम तो कैप्टन अजय यादव का भी चल रहा था या नहीं चल रहा था? बताओ वो कहानी क्या है? मेरी किस्मत में नहीं था। हाँ, क्या था वो कहानी तो बताओ ना, दर्शकों को थोड़ी ना पता है। मेरी किस्मत में नहीं था। क्या था, हुआ क्या था? नाम था पैनल में, मैं बाहर से आया था, मुझे मालूम नहीं था। मैंने क्योंकि 3-4 दिन अटकने लगी थी भी किसको बनाना है, तो मेरे से पूछेगा किसको बनाना। मैंने, क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे उस टाइम, अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सिटिंग CM थे ना 2005 में, और 2009 में चुनाव हुआ ना, सिटिंग CM थे, पुलिस इनके पास थी, इनके पास पूरा अमला इनके पास था, तो 5 जो इंडिपेंडेंट्स थे वो इनके पास थे, और 5 जो है हरियाणा विकास पार्टी के इनके साथ थे। तो मैंने कहा, मुझे अगर मालूम भी नहीं था मेरा नाम है, तो मैंने कहा कि भी जब इनके पास से 10 हैं तो इनको बना दीजिए, तो मेरे भाग्य में नहीं था। मतलब उस वक्त आपने दिल से काम किया या दिमाग से काम किया? मुझे मालूम नहीं था कि मेरा वैसे नाम काम कैसे हुआ दिमाग से? मुझे यही नहीं मालूम था कि मेरा नाम उस पैनल में है। उस वक्त जो वहाँ पर एक जो मेंबर थे उन्होंने मुझे बाद में कहा कि आपने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। आपने इसको तो पाँव पे कुल्हाड़ी मारना नहीं कहते हैं,
कुल्हाड़ी पर पाँव मारना कहते हैं। हाँ, जो भी है। उन्होंने मुझे कहा, हाँ। मैंने कहा अगर आप मुझे टेलीफोन से आप बताते तो ये बात मैं नहीं कहता। हाँ, आप कितने भोले हैं। उसके बाद आपको बिजली मंत्री बनाया गया। नहीं, वो वित्त मंत्री बनाया था। हाँ, बिजली मंत्री भी बने थे ना। वित्त मंत्री बना था मैं। बिजली मंत्री भी थे ना आप। बिजली मंत्री तो बाद में बनाया ना। हाँ, और बिजली मंत्री जब बनाया तब करंट जो है वो करंट वाली तार हटा दी। वो तो बिजली का महकमा मतलब होता है पावरलेस मिनिस्टर। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ शब्दों का हो सकता है कि आपके और मेरे चयन में फर्क हो। पावर मिनिस्टर हाँ, मीन्स हाँ, यू आर ए पावरलेस मिनिस्टर बिकॉज ऑल दी पावर्स आर विद दी एमडी। हम्म, एमडी जो कुछ करता है वो करता है। एनवायरनमेंट का मैं कहता हूँ वहाँ भी जो चेयरमैन करता है वो होता है। तो ये वाली तो बात रंजीत चौटाला को समझ में आ रही है। रंजीत चौटाला जी ने देखिए ऐसा था, मेरे टाइम में रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बना रखे थे। तो मुझे रंजीत सिंह जी ने कहा कि जी आपके रूल्स ऑफ बिजनेस की वजह से मैं काम चला रहा हूँ। हाँ, मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए। मैंने पावर डिपार्टमेंट के रणदीप सुरजेवाला बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस बना के नहीं गया पावर डिपार्टमेंट, वही पावर मिनिस्टर था। हाँ, मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए हाँ। कि भाई एससी तक जो अच्छा, जो जो रणदीप- ट्रांसफर्स हैं वो मिनिस्टर से पूछे बगैर नहीं करोगे आप। थोड़ी सी थ्रू और, मिनिस्टर हो और जाएगा। हम बातें करते हैं। ये जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, इनको हरियाणा से भी तो लड़वा के राज्यसभा भेजा जा सकता था। राजस्थान क्यों भेजा? ये तो हाईकमांड बताएगी आपको। हाईकमान के तो आप रोज तो साथ में बैठे रहते हो, वहीं से तो पकड़ के लाए हम आपको। नहीं नहीं, हाँ। मुझे तो नहीं मालूम ना इसके बारे में। उनको आपको वहाँ से सब क्यों मालूम लाया? है, आपको सब मालूम है, आप बता नहीं ना रहे। मैं एमएलए हूँ। हाँ, एमएलए तो मेरा बेटा एमएलए है, वो बताएगा। हाँ। लेकिन मुझे नहीं पता उनको वहाँ अच्छा, क्यों भेजा। हरियाणा की राजनीति करते हैं आपको, और मतलब आपको पता नहीं हरियाणा के बारे में। आप खुद ही कह रहे हो, मैं बोला हूँ। हाँ, भोले नहीं हो आप, बम के गोले हो। तो अभी जो अध्यक्ष कौन है यहाँ पे हरियाणा में? उदय भान जी हैं। अच्छा, और प्रभारी? प्रभारी हमारे बाबरिया जी हैं, हाँ, तो दीपक बाबरिया जी। ये आपके आदमी तो नहीं है, तो हुड्डा साहब के आदमी बताते हैं इनको तो। पता नहीं आपको कहाँ से खबर मिल जाती है वो कौन किसका आदमी। मैं तो ये समझता हूँ कि हाँ। जो भी बनता है हाँ, उसको जब रहे तो अपने सही तरीके से काम करना चाहिए हर व्यक्ति को। जो सही हाईकमांड तरीके से कर नहीं रहे ना वो। हाईकमांड के डायरेक्शन के कह नहीं मुताबिक। है वो, SR के कह रहे हैं ना, शैलजा, किरण, रणदीप की, ये तो हुड्डा साहब जो कहते हैं बस वही मानते हैं। आपसे पहले उदय भान जी का इंटरव्यू किया था मैंने, तो उनसे पूछा था मैं कि आप तो हुड्डा साहब की रबड़ स्टैंप हो, गुस्सा कर गए थे। अब वो तो आपने कोई बात कही होगी और वो गुस्सा करके, तो इस बात पे उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि आपने आप तो नहीं करते गुस्सा, आपको भी तो मैं इतनी बातें कह देता हूँ। गुस्सा तो मेरे को आता है, लेकिन इन बातों में नहीं आता। मजे हुए जो पॉलिटिशियंस जाहिर नहीं करते। जब मुझे कोई धोखा देता है उस पर तो मैं हड़का देता हूँ। तो आपको किस किस ने धोखा दिया हरियाणा में? मेरे को तो देखिए ऐसा है, जिंदगी में मैंने एक बात सीखा है कि जो कुछ किस्मत में मिलना है वो मिलेगा आपको। जो मिल गया उसी अगर को मैं आपको मुकद्दर आज समझ बताने लो। लग जाऊँ धोखा किसने दिया तो राजनीति में पता नहीं कितने लोग हैं। हाँ। सैकड़ों लोग बता दूंगा जिन्होंने दो मुझे धोखा चार दिया। तो जिन्होंने दिल तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। वो बातें अंदर की बातें हैं ना, जैसे अंदर की बातें अंदर अंदर रहने दो, लक्ष्य बनियान जैसे है ना, वो आता है, अच्छा, अंदर की बात है तो अंदर की हाँ। बात रहने दीजिए। अच्छा, लेकिन ये अंदर की बात नहीं है कि जो चौधरी वीरेंद्र हैं उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, सम्मान नहीं मिल रहा था, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। देखो हुड्डा जी, साहब उनके के बारे cousin में मैं हैं। ये बात जरूर अब कह फिर सकता हूँ। मोदी जी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन अब फिर अनकंफर्टेबल हैं, वहां पे भी अनकंफर्टेबल। वीरेंद्र सिंह कांग्रेसमैन है बाय Heart। उनके नेचर के हिसाब से, और उनके साथ जो है एक दिन जब उनको कहा गया ओथ लेनी है और ओथ उनको नहीं दिलाई तो उससे वो काफ़ी आहत होते, इसलिए वो छोड़ के चले गए थे। हाँ, वो मैंने इंटरव्यू किया, वो तो बताया। हाँ। लेकिन वो तो ओथ लेने वाली बात तो अलग है, उससे पहले वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, वो भी नहीं बनाया। तो सर छोटू राम के नाती हैं, फिर भी देखिए नहीं जी, बनाया। ऐसा है कि जब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते तो उनके पास इतने एमएलए नहीं थे। अच्छा, मैं ये एमएलए जो हैं 91 के अंदर, सर, ये जो 91 के एमएलए अंदर- हैं, मतलब मैं भी बहुत भूल रहा हूँ, जैसे आप भूल रहे हो वैसे मैं भी बहुत भूल रहा हूँ। ये जो एमएलए होते हैं ये चुन के तो पार्टी से आते हैं, फिर ये ऐसे कैसे हो जाते हैं कि ये वाला एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, ये किरण चौधरी का, ये वाला एमएलए शैलजा कुमारी का, ये रणदीप सुरजेवाला का, ये कैप्टन अजय यादव का, ये फलाने का, ये ढमकाने का,
ये क्या खेल होता है? क्योंकि जब लोकतंत्र पार्टी में- अध्यक्ष आपके अशोक तंवर होते थे, वो बुलाते थे, वहां तो नहीं जाते थे। हुड्डा साहब बुलाते थे तो वहां सभी चाय पीने पहुंच जाते लोकतंत्र थे। में हर आदमी को अधिकार है अपने तरीके से चलने का। और 1991 में वीरेंद्र सिंह जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे और भजनलाल जी सीएलपी में थे, या पता नहीं शायद मेगा एमपी थे। तो मेरा ये कहना है कि 91 के अंदर भी ज़्यादा एमएलए भजनलाल जी के साथ थे। नरसिम्हा राव जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए उनको बनना पड़ा। हाँ, अगर राजीव गांधी जी अगर होते तो शायद मसला दूसरा होता। पुरानी बातें हो गई है। किरण चौधरी अलग दिशा में चल रही हैं। पहले बात कुछ और थी जब उनके पति थे, अब जो जेपी दलाल उनके खास आदमी हुआ करते थे, अब ओपोजिशन में है। देखिए, हाँ। अब देखो, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो बनने का कारण था 2005 में, उनके साथ ओपी जिंदल से उनके साथ थे, सुरेंद्र सिंह उनके साथ थे, आपके महेंद्र प्रताप उनके साथ थे, मैं उनके साथ था, राव इंद्रजीत उनके साथ थे, आपके हरपाल सिंह उनके साथ थे। तो एक पूरा ये का क्या पूरा क्या कारण था कि आपको उनके साथ जाना पड़ा? वो आपके साथ नहीं आए? आप तो नहीं, हाँ, राजा महाराजाओं नहीं, के खानदान से ताल्लुक रखते मैं हैं। ये समझता था कि जो कार्य प्रणाली भजनलाल जी की रही थी, मैंने उनकी कार्य प्रणाली देखी थी, वो हिसार से आगे जाना नहीं चाहते थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, तो हम बदलाव चाहते थे, इसलिए बदलाव कर दिया था। क्या बदलाव किया? हुड्डा साहब जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद फिर पछतावा उसके- हुआ कि उसके बाद तो गलत बना दिया? उसके बाद में कोई हाँ? बात क्योंकि वो एक फिल्म थी, उसमें डायलॉग था, कहते अगर खुद फेल हो जाओ तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर अपना दोस्त जब मैं राजनीति से रिटायर होऊंगा, फर्स्ट आ जाए तब तो बड़ा मैं- दुख होता है। जब आप राजनीति से रिटायर होऊंगा तब मैं किताब लिखूंगा, उसमें बताऊंगा उसके बाद क्या होगा। मैं लिख देता हूँ, आप मुझे बताते रहो, थोड़ा तो बताओ कुछ। मैं बता रहा हूँ। बेबाकी के लिए जाने जाते हैं आप। नहीं, अब ऐसा है कि ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना एक चाहता। बार तो करो। क्योंकि आज के दिन हाँ। मेरे हुड्डा साहब के ताल्लुकात ठीक ठाक हो गए हैं, हाँ। और मेरी शैलजाशिप ठीक ठाक है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे किरण चौधरी से किरण चौधरी से भी मेरे ताल्लुकात ठीक हैं, सबसे मेरे ताल्लुकात ठीक है। जब आप थोड़ा सा घुमा के बोलते हो, मैं समझ जाता हूँ कि अब चौधरी साहब मुझे गोली देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। रणदीप सुरजेवाला जी, जब आप दिल्ली में बैठते हो ज़्यादा, तो मतलब किन निगाहों से देखते हैं? रणदीप जी, देखो जी, उनके जो पिता थे उन पे मेरा बहुत बड़ा एक एहसान रहा कि उन्होंने 89 में मेरा एक नाम भेजा पैनल में। और मेरे फादर फिरोज गांधी जी हमारे घर आते थे, उनकी एक फ़ोटो थी फिरोज गांधी के साथ मेरे फादर की, वो मैंने राजीव गांधी जी को 9 अगस्त 1988 को दिखाई मैंने उनको। और कुदरती ये हुआ कि कोई पूछ रहा था कि कोई रेवाड़ी से डेलीगेशन लाएगा नहीं लाया, और उस दिन 9 अगस्त को भारत बंद था, मैं उनको लेके गया, अपने आदमियों को उनसे मिलवाया, उनको फ़ोटो दिखाई मैंने फिरोज गांधी का, अपने फादर की। तो वो कहने लगे मुझे ये फ़ोटो दे दो। मैंने कहा जी ये आपको मैं बनवा के दे दूँगा। तो उस फोटो की वजह से मेरे को जो मुझे टिकट मिली। हाँ। तो 89 फोटो अभी में। बड़ी करा के लगा रखी है? बड़ी करके लगा रखी है मैंने, अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। और एक नाम भेजा सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने। तो मैं कई बार कहता हूँ रणदीप को, भाई हमारे हम तो गुरु भाई हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा गुर सिखा के, मुझे थोड़ा कम सिखा के गए। हाँ। बहुत बढ़िया। अब हुड्डा साहब जो हैं, पहले बयान दिया करते थे कि पहले मैं जाट हूँ, उसके बाद मुख्यमंत्री हूँ, या उसके बाद नेता हूँ, और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। अभी कुछ रोज़ पहले जो उनका बयान आया है, एक तो ये 2 कंट्रोवर्शियल बयान आए हैं उनके। एक तो ये कि 4 उप मुख्यमंत्री वाला जो बयान है उसको मैं कंट्रोवर्शियल नहीं मानता, पिछली बार भी उन्होंने दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जाट नहीं बनेगा तो उप मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, उन 4 में से एक होगा। तो इस बयान के क्या मायने निकालते हो आप? देखिए, मैं एज ए कांग्रेसमैन मैं एक बात जानता हूँ कि मैं 91 से लेके 89 से लेकर 2014 तक रहा एमएलए, 25 साल लगातार, जो रिकॉर्ड है हरियाणा के अंदर 6 दफा लगातार बनना, एक ही हल्के से, एक ही पार्टी से, एक ही सिंबल से। हाई कमांड डिसाइड करती है कि कितने उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी किसकी सलाह पे, एमएलए जो
अपना एक ऑब्जर्वर जाता है, वो बताता है भी हम किसके साथ हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट मैं एक कह रहा एक हूँ लाइन का मैं कह रेजोल्यूशन रहा हूँ पास जो होता है। उनके बयानात में वो पता है हमें सर कि हाईकमान ही बनाएगी, आपका यही मैं होता उनके है। बयान से इत्तेफाक नहीं उस रखता। बयान पे हम बात कर रहे हैं ना। मैं फिर मैं उनके आपके एक समझी की जो डिस्कशन है वो पार्लियामेंट की याद करवाता हूँ, लालू यादव जी की। लालू यादव जी ममता बनर्जी पे चुटकी ले रहे थे तो कि आपने रेल मंत्रालय, वो कहती मैंने नहीं मांगा। हाँ, कह रहे नहीं मांगा है तो मिलेगा भी नहीं। अरे नहीं, मांगना पड़ता है ना राजनीति में तो। मैं कहता रहा हूँ कि डिसीजन एमएलए एक लाइन रेजोल्यूशन होता है कि जो कहने हाईकमान को होता कहेगी। है, कहने को होता है। एक लाइन का रेजोल्यूशन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मांगा करते थे। बताओ। वीरभद्र सिंह जी की राजनीति अलग किस्म की राजनीति थी। हाँ, मतलब राजनीति में कोई कमजोर होता है, कोई शक्तिमान होता है। वीरभद्र सिंह शक्तिमान थे। नहीं, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन उनकी राजनीति डिफरेंट थी। लेकिन हरियाणा के अंदर अब तक जो मैंने देखा है, नहीं, उनकी जो- राजनीति में क्या होता था? आप जब उनको- वहां पे आप उनको हाईकमान क्यों के घसीट रहे हो? ऑब्जर्वर जाते थे, वो कहते थे रेजोल्यूशन पास करो, तो वीरभद्र सिंह क्या कहते थे? आप बताओ ना। आप मुझे तो पता नहीं, मैं हिमाचल के और राजनीति मुझे क्या पता है हिमाचल में। मैं तो बिल्कुल हरियाणा का कोर हरियाणा का आदमी हूं, मुझे पता ही नहीं हिमाचल में क्या होता है। मैं शिमला में रहा हूँ और मैंने कई बार आपको हॉली लॉज जाते देखा है। नहीं, मेरे ताल्लुकात तो उनसे बड़े अच्छे थे उनके साथ, और घरेलू ताल्लुकात थे। लेकिन मैं हिमाचल की राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं, करना नहीं मतलब वो हम किसी भी राजनेता पे या राजनीति पे टिप्पणी नहीं कर रहे। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए, वीरभद्र सिंह हो गए, राजस्थान की बात करें तो वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो गए। तो इन लोगों का जो ऑरा रहा, तो वो जैसे मुख्यमंत्री का एक बड़ा ऑरा रहता है, मैं इतना वैसा जरूर रहा। कह सकता हूँ, हिमाचल की राजनीति में अगर सबसे ज़्यादा किसी का अगर प्रभाव था पूरे हिमाचल पे, तो वो वीरभद्र सिंह जी का था। और वो जो कहते थे वो अपनी शर्तों पे राजनीति करते थे। बिल्कुल हाँ, सही बात। आला कमान नहीं करवा सकती थी उनसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी शर्तों पे काम करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आला कमान की नहीं मानते थे। अगर वो ऐसा वो पार्टी भी छोड़ सकते थे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। क्योंकि पार्टी ने हमेशा समझौता किया कि वीरभद्र सिंह गए पार्टी से तो कांग्रेस गई हिमाचल से। नहीं, अभी भी तो उनके बेटे को नहीं बनाया। उनके बेटा, अभी बेटा है, वो बाप था। नहीं, लेकिन बेटा होता है, बाप होता है। लेकिन पूरे हिमाचल में जो कंपेनिंग करी उनकी वाइफ ने की, पूरे हिमाचल में वाइफ ने करी ना। हाँ। वीरभद्र सिंह में, प्रतिभा सिंह में, और जो उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह में बहुत फर्क है। नहीं, इतना ही फर्क है जितना कैप्टन अजय यादव में और चिरंजीव में है। कैप्टन अजय यादव है। अभी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना था तो मैंने कैप्टन अजय यादव को बुलाया। चिरंजीव का समय आएगा। ठीक है, क्योंकि बाप होता है, बेटा होता है। देखो, ऐसा है कि समय बलवान होता है। हाँ, हर एक का होता है। जिसका समय होता है उस वक्त वो अपना काम करता है। उनका समय बलवान था उस टाइम वीरभद्र सिंह जी का। अभी ऐसे नेता क्यों नहीं रहे किसी भी पार्टी में? नेता, असली बात क्या है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एक बार आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, अगर बड़ा दिल करके अगर बनता है, जैसे वीरभद्र सिंह जी थे, वो ये नहीं दिखा करते कि ये निचली हिमालय है या अपना हिमाचल है, ऊपर वाला हिमाचल है। देखते थे रोडू वालों को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते थे। नहीं, तो वो तो रोडू में करते, लेकिन उनके टाइम में डेवलपमेंट ऑल राउंड, वो नेता सर्वप्रिय थे। इस प्रकार के नेता अब नहीं रहे। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया होते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के जो नेतागण हैं, मतलब जो टॉप प्लेयर नेता, आपने कहा ना जैसे जब आप इलाकावार हाईकमान की इज्जत तो करनी है। अब जैसे कांग्रेस में आपने रहना है तो आपको जो आपकी हाईकमान की इज्जत करनी भी चाहिए, रूल भी है। आम आदमी पार्टी में रहना है तो अरविंद केजरीवाल भगवान है। बंगाल में अगर टीएमसी की राजनीति करनी है तो जो ममता बनर्जी हैं वो माता के समान है, बहन के समान है। बिहार में अगर जब आप राजनीति लालू यादव क्षेत्र वाइज अपना करेंगे, अपने हल्के तक और अपने लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे, तो इस प्रकार के हालत बनते हैं। मतलब अब जो नेताओं में जो रीढ़ की हड्डी है, हर एक आदमी में रीढ़ की हड्डी तो होनी चाहिए ना, तो रीढ़ की हड्डी गायब होगी सबकी। सब भजन करने लगते हैं आला कमान के। मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप देखिए, प्रताप सिंह कैरो होते थे पंजाब के अंदर, उनका पूरा सिक्का चलता था। और तो मेरा एक कहने का मकसद ये है कि जब आप
मात्र क्षेत्रवाद की बात करने शुरू कर देते हैं कि मैंने केवल इस क्षेत्र तक सीमित रहना है या किसी जाति के सीमित रहना है, तो आप इतने बड़े, आपका जो ऑरा है वो बढ़ेगा नहीं, फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा हाईकमांड का। जी। और कुछ आज मेरे इस शो के माध्यम से आप अपने चाहने वालों को, अपने दर्शकों को, अपने वोटर्स को, अपनी आला कमान को, अपने प्रदेश के नागरिकों को, विपक्षी दलों को कुछ कहना चाहें अंत में? नहीं, मेरा तो एक यही है कि जो हमारा ओबीसी का एजेंडा है, कास्ट सेंसस का, वो कास्ट सेंसस जो है मोदी जी करवा दें कास्ट सेंसस, ताकि जो बहुजन समाज है, मुझे लगता नहीं जो कि वो वंचित करवाएंगे। समाज के वो जो कह रहे हैं कि आप लोग इस कास्ट सेंसस के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि 2025 में हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, उनकी पार्टी ने कहा है, और 2026 में डीलिमिटेशन कराएंगे। कब कहा? ऑन द फ्लोर द हाउस में अमित शाह ने बोला है, कहा था तो कि अब विरोध क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, तभी तो मैं पूछता हूँ 2025 में तो हिंदू नहीं बटेंगे, लेकिन अब कराएंगे तो हिंदू बट जाएगा। तो चुनाव से पहले क्या आप भी ऐसे चक्कर में पड़ गए? कास्ट सेंसस जरूरी है। आपको क्या फायदा हो जाएगा उससे? मुझे फायदा नहीं है। हाँ। जो सबसे वंचित समाज है, सबसे जो बहुजन समाज है, उसका डाटा मिलेगा, उसके लिए अलग पॉलिसीज बनेंगी। समाज को तो वैसे ही मतलब आप लोगों ने बांट के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर इलेक्शन, इसमें तो से EWS के लोग भी आ दिन जाएंगे। पहले कुछ वायदे करके, झूठे सच्चे वायदे करके नहीं, सत्ता में आ जाना है। इसमें कौन आएगा? आप आएंगे, वो आएंगे, जनता तो फिर वहीं की वहीं खड़ी इसमें रहेगी। स्वर्ण जातियों का भी कास्ट सेंसस होगा। आप स्वर्ण जाति के नाम से मुझे लालच दे रहे हैं? नहीं, आपको नहीं दे रहा मैं, अच्छा, हाँ। मुझे मालूम है। हाँ। लेकिन स्वर्ण जाति के लोगों का भी डाटा मिलेगा, उनमें भी जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जो हमारे जो जाति में जो गरीब आदमी, नारे भी आप कॉपी करने लगे, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, फिर मेरे को मोदी जी की याद आ जाती है। नहीं, हाँ। जो हमारे यादव हैं, जो गरीब हैं, उनको मिलना चाहिए ना। मुझे ऐसे लोग तो मिलना चाहिए ना। इसी तरीके से धोबी है, तेली है, नाई है, जिनको जो कभी एमएलए नहीं बन सकते हैं, उनके लिए पॉलिसीज अलग बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। वो तभी होगा जब डाटा होगा। हाई कोर्ट क्या कहता है? गाँव में जो राजपूत भाई हैं, जो ब्राह्मण भाई हैं, या जो दूसरी स्वर्ण जातियों के भाई हैं, जिनकी फसल पर अभी ओले पड़ गए, पूरी की पूरी फसल खराब होगी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अनाज लाने के लिए पैसे नहीं है, कास्ट सेंसस यही तो पता करेगा, खाने के लिए दाना नहीं है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं EWS में कह रहा हूँ। हाँ। मिल रहा है EWS में। अभी हमारे यहाँ हरियाणा में जो 100 में से 6 EWS को जो है कुछ मेरिट भी कोई चीज़ होती है? मेरिट, अच्छा, मतलब कि हमारे BCB और SC वाले और ESM वाले, वो मतलब कि पढ़े लिखे हैं नहीं। अगर आप मेरिट देखेंगे हमारी पढ़े लिखे हैं, तो फिर अगर वो स्वर्ण जर्नल में अप्लाई करें? नहीं, स्वर्ण जाति से हमारा जो आपका इंडेक्स है, वो स्वर्ण जाति से ज़्यादा है BCB में और SC के अंदर भी। आज के दिन आप OBC इतना कंपटीशन हो गया। आप OBC में आते हैं? हाँ, मैं तो OBC में आता हूँ, लेकिन मैं स्वर्ण जाति में। आप मुझसे लेकिन बताओ, मेरे को आप नहीं मिलेगा, किस लिहाज से कम हो? लेकिन मेरे को उसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर कितने % लोगों ने डिक्लेयर कर रखी है? चाहे नहीं, वो ट्राइबल्स की बात करें, MLA है, मंत्री, उनको तो वैसे आउट कर दिए हैं। वो तो लेकिन जो इनकम टैक्स भरता है, और जो देखिए ऐसा आजकल तो इनकम टैक्स कितने लोग भरते हैं हमारे? इनकम टैक्स तो जो लोग भरते हैं उनको तो नहीं मिलेगा। नहीं, मतलब कितने % भरते हैं देश में? अब इतना तो मेरे पास, क्योंकि मैं कोई वित्त मंत्री तो रहा नहीं कभी। वित्त मंत्री, अब आप नहीं, ऐसी बातें करोगे। मैं रहा हूँ स्टेट का। हाँ, स्टेट का रहा हूँ, तो हमारे पास इनकम टैक्स वित्त मंत्री भी नहीं हूँ, लेकिन ये वाला आंकड़ा तो आ ही जाता है ना सर। 3-3.5% लोग जो है 10% लोग भरते होंगे। 10 का आंकड़ा भी शायद आप ज़्यादा बता रहे हैं। नहीं, 10% लोग तो भरते ही हैं। चलिए, आज के इस शो को यहीं पे विराम दें। आपसे बहुत दिनों के बाद बातचीत हुई, और सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आया। आप आते रहिए और इस तरीके से मुस्कुराते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जहाँ भी आप जनता के सरोकार की बात उठाएंगे, चाहे वो OBC के चेयरमैन के तौर पर उठाएं या किसी गरीब की उठाएं, सूर्य समाचार आपके साथ में खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैप्टन अजय यादव, जो हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपने भोलेपन के लिए जाने जाते हैं, आज हमारे इस खास शो में आए और तमाम इनसे खट्टे मीठे सवालात हमने किए। हर वो बात की जो आपके दिल में होगी, हर सवाल जानने की कोशिश की, और इन सवालात का कैप्टन अजय यादव ने कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, या अपने तजुर्बे के चलते हमें गोल गोल घुमाकर
उससे निकल गए, इसका फैसला आप कीजिए। बहरहाल इस शो को अब यहीं पर समाप्त करने की मैं इजाज़त चाहता हूं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।